तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लेकिन आज का ये किस्सा आपको पूरा सुनना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसी बातें आज आपके सामने रखनी चाहता हूँ जो सिद्धू मूसेवाला के केस के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। आज आपने पूरा दिन बहुत सी बातें सुनी होंगी कि कुछ लोग हरियाणा के फतेहाबाद से पकड़े गए, कुछ लोगों को और पंजाब पुलिस ने डिटेन किया है। दिल्ली पुलिस ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के 5 दिन के रिमांड के दौरान जो कुछ जानकारी इकट्ठी की थी, वो पंजाब पुलिस को उनके हवाले की है, हैंड ओवर की है। और ये भी आज दिन भर अटकलें चलती रही कि कुछ 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। और इस किस्म की और बहुत सारी बातें जो आने वाले 24 घंटे में उभर के आपके सामने शायद आ सकें। नहीं तो मुझे लगता है अभी पंजाब पुलिस के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ये मैं अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि एक्चुअल शार्प शूटर को ढूंढने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा। ये जो लोग पकड़े गए हैं वो सब पेरिफेरियल कैरेक्टर्स हैं। वो लोग हैं जिन्होंने उन शूटर्स की हेल्प की थी, उनको रहने का ठिकाना दिया था, उस जगह की रैकी की थी, उन शूटर्स को पिन पॉइंट किया गया था। और घटना के बाद उन शूटर्स को जो गांव हैं उस इलाके के आसपास के, उन गांव के अंदरूनी रास्तों से उन शूटर्स के भागने की मदद की। और कहीं दूर गांव के अंदर ही बहुत सारे गांव में घूमे गए वो लोग। 1 घंटा तक इस हादसे के बाद वो शूटर उस इलाके के बहुत सारे गांव की सड़कों से घूमते रहे, क्योंकि उनको डर था कि मेन रोड्स के ऊपर कहीं पुलिस की नाकाबंदी होगी। उनको कैसे निकाला गया, उनमें से कुछ लोग शायद पुलिस के हाथ में लगे होंगे। लेकिन देखिए, बात इतनी आसान नहीं होती। जो शार्प शूटर थे वो कोई लोकल नहीं होगा, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। वो सब बाहर के लोग आए होंगे जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा बेरहमी से। वो लोग हादसे के बाद कहीं बहुत दूर निकल चुके होंगे। कोई उनमें से नेपाल में बैठा होगा, कोई कलकत्ता में बैठा होगा, कोई शायद थाईलैंड चला गया होगा, कोई सिंगापुर की तरफ निकल गया होगा। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब पेरिफेरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो लोग पुलिस के हाथ लगेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, उन लीड्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके वो शार्प शूटर मिलेंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो इस केस को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, किलर्स को सज़ा दिलवाने के लिए जो मेन एविडेंस है, वो हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया था, वो हथियारों को ढूंढना, उनको रिकवर करना और उनको एक पीस ऑफ एविडेंस बना के कोर्ट में पेश करना, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम है। पंजाब पुलिस के लिए ही नहीं, कहीं की भी पुलिस हो, 90% केसेस में असली हथियार नहीं मिलते हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान बहुत से लोग इसीलिए बरी हो जाते हैं कि वो हथियार जिनसे किसी वारदात को अंजाम दिया गया होता है, वो हथियार असली
नहीं मिलते हैं। इसीलिए शायद एक नए किस्म के हथियार का इस्तेमाल किया, जिसकी जगह पे कोई नकली हथियार पुलिस पेश नहीं कर सकेगी अदालत में। आप 38 बोर का रिवाल्वर यूज़ करते हो, असली मिले ना मिले, पुलिस कहीं से भी दूसरा एक हथियार 38 बोर का कोर्ट में पेश कर देती है और आरोपों को साबित कर देती है। 32 बोर का आपको हथियार मिल जाएगा, 22 बोर का मिल जाएगा। AK-47 के हथियार भी पुलिस मार्केट से खरीद के आरोपियों के सर पे डाल सकती है और पहले भी डाले गए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक किंतु परंतु करता हूँ कि अगर AN-94 नाम का हथियार इस्तेमाल हुआ है तो उसको एक नया हथियार ढूंढ के प्रक्योर करके उसको अदालत में ये कह के पेश करना कि आरोपियों ने यही हथियार का इस्तेमाल किया था, बहुत मुश्किल होगा। खैर, मैं जो आज नई बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस वारदात के पहले पिछले तकरीबन 9-10 महीने से सिद्धू मूसेवाला अपनी जान की हिफाजत को लेके बहुत परेशान था और उसने अपने बहुत से दोस्तों के साथ ये बात साझा की थी कि उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत से लोग एकजुट हो रहे हैं और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस केस की जेन्युइन तौर पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो किस्सा मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका जिक्र कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर आएगा। आपको याद होगा इस बात का अभी तक किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। पिछले साल अक्टूबर में सिद्धू मूसेवाला की एक पंजाबी की फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम था मूसा जट। अब देखिए, वो फिल्म जब बननी शुरू हुई थी लोगों ने मजाक उड़ाया था, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने। फिल्म इंडस्ट्री के वो जाने पहचाने लोग जो खुद एक ज़माने में सिंगर रह चुके थे, आज भी हैं। बहुत सारे सिंगर हीरो बने सिर्फ इसलिए कि वो सिंगर थे। एक्टिंग का उनको ABCD तक नहीं पता था। उनकी एक हैसियत सिंगर की और तौर पे पंजाबी समाज में बनी थी। उनमें से कुछ लोग जो थोड़े से टैलेंटेड थे वो बहुत आगे निकल गए। मैं आज के एपिसोड में किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत से नामों का जिक्र आएगा आने वाले कुछ दिनों में। बहुत से ऐसे पंजाबी के नामचीन सिंगर जो हीरो बने, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी। कुछ उनमें से हिट हो गए और कुछ बुरी तरह फ्लॉप हो गए। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाले की फिल्म शुरू होती है, जिसको प्रोड्यूस किया था शायद एक लेडी थी कोई, वो मियाँ बीवी थे दो, उन्होंने जो फिल्म बनाई थी उसके प्रोड्यूसर थे, उसके डायरेक्टर भी शायद दो थे। उसमें बहुत अच्छे एक्टर थे। उस फिल्म की यूनिट के कम से कम 15-16 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन लोगों ने उस फिल्म की शूटिंग के दौरान सिद्धू मूसेवाले के साथ बहुत करीबी पल बिताए थे। तकरीबन 6-8 महीने उस फिल्म की शूटिंग चलती रही और शूटिंग के दौरान अगस्त लास्ट ईयर में विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होता है। फिल्म शायद
अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी पिछले साल। वो फिल्म कैसे रिलीज़ हुई, क्या हुआ, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन उस शूटिंग के दौरान जो उसके को आर्टिस्ट थे सिद्धू के, उन लोगों से आपको शायद हर आदमी को फिल्म की शूटिंग के दौरान का माहौल नहीं पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत सी फिल्मों में एज प्रोडक्शन असिस्टेंट, डायरेक्शन में भी काफ़ी बड़े लोगों के साथ अपने शुरुआती दिनों में मुंबई जैसी नगरी में काम किया है। हिमालय फिल्म में मैं अपना कैरियर शुरू किया था। टूटे खिलौने फिल्म पूरी अपने हाथों से निकलती देखी है, और 3-4 फिल्मों के प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत करीब से देखा है। शूटिंग कैसे होती है, आर्टिस्ट एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, वहाँ पे माहौल कैसा होता है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैंने बहुत करीब से देखा, जिनमें फरहान साहब, जीनत अमान, जैकी श्रॉफ, मनोहर सिंह, फरहान साहब, ये सब लोगों से मेरा वास्ता रहा है। राजेश खन्ना, ओमपुरी, इन सब लोगों से। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो मैंने निष्कर्ष निकाला है सिद्धू मूसेवाला की उस फिल्म से, वो बहुत हद तक जायज़ है। उस दौरान, शूटिंग के दौरान, बहुत से लोग जब खाना खाने बैठते हैं, लंच ब्रेक होती है, एक सीन ख़त्म होने के बाद जब दूसरे सीन की तैयारी की जाती है, तो बीच में काफ़ी समय आपको लाइट मूड में बातचीत करने का मिलता है। और हर यूनिट में, हर फिल्म यूनिट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं, उनको बात करने का बहुत शौक़ होता है, अच्छे कन्वर्सेशन करते हैं, उनको कुछ एक दूसरे को कुरेदने का भी शौक़ होता है, कुछ अंदर की बातें निकालने का हुनर होता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, और उनकी बातचीत से जो मुझे मालूम पड़ा, पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान आम बातचीत में, आम बातचीत, बातों बातों में सिद्धू मूसेवाले ने बहुत बार ये कहा कि ये जो हमारी लाइन है सिंगर्स की, इसमें बहुत क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले लोग दाखिला ले चुके हैं। यहाँ पे नए आदमी को आने के लिए रोका जाता है, और जो आदमी कामयाब होने लगता है उसकी टांगें खींची जाती हैं। और सिद्धू ने बहुत बार अपने दोस्तों को बताया, को आर्टिस्ट को बताया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वो हिम्मत वाला आदमी था, वो अपने इस डर को, इस अंदेशा को दुनिया के साथ साझा नहीं करना चाहता था। मुझे ये भी बताया गया कि उसके माँ बाप बहुत बार शूटिंग के दौरान सेट पे आया करते थे, जहाँ भी शूटिंग होती थी, और वहाँ भी सिद्धू मूसेवाला सबके सामने, इतना सीधा लड़का था वो, अपनी माँ की गोद में अपना सर रख लेता था, और उसकी माँ उसके बाल बनाती थी, क्योंकि शूटिंग के दौरान हर सीन में डिफरेंट पगड़ी बांधनी है। कभी खुले बालों का सीन है, कभी पगड़ी वाला सीन है, तो उसको अपने बाल गुंदवाने के लिए वो फिल्म के जो मेकअप वाले होते हैं, जहाँ ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, उनसे उसको यकीन नहीं था। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान भी सिद्धू की जो पर्सनल जो उसकी वेशभूषा थी, उसका ख्याल बहुत बार उसकी माँ रखा करती थी। इसी तरह उसका बाप, उसके पिताजी, वो शूटिंग पे आया करते थे, और उसी तरह सिद्धू बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाप से, अपनी माँ से, जो एक उसकी लगन थी, जो इसका एक रिश्ता था, उसका इजहार
बिना छुपाए, बिना किसी शर्म के किया करता था। तो अब देखिए, उन्हीं मूवमेंट्स के दौरान जो लाइट मूवमेंट्स वो अपनी फैमिली के साथ गुजारता था, उसी तरह वो लाइट मूवमेंट्स अपने को आर्टिस्ट के साथ भी गुजारता था और वहीं पे वो बातें होती थी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि पंजाब के कई सिंगर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही कि मैं हीरो क्यों बन गया, लेकिन जब ये बन ही गया और फिल्म कंप्लीट होने के करीब आई तो एक इस किस्म की का प्रचार शुरू किया गया कि सिद्धू को तो एक्टिंग आती नहीं, वो सिंगर भी इतना अच्छा नहीं है, अब उसकी वो फिल्म सुपर फ्लॉप होने वाली है। मैंने भी उनमें से 3-4 रिव्यूज़ पढ़े थे जो नेगेटिव रिव्यू थे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और इसके बारे में सोचिए। वो फिल्म जब अगस्त में मिंटू खेड़ा के कत्ल के बाद अक्टूबर में रिलीज़ होती है तो वो हिट हो जाती है। 3 करोड़ के बजट के साथ जो फिल्म बनी थी वो इनिशियल डेज में 9 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। बहुत बड़ी बात है पंजाबी में, जहाँ जब 100 फिल्में बनती हैं कहीं तो 2 या 3 हिट होती हैं। ये सक्सेस रेट है पंजाबी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का भी यही है। और जब फिल्म हिट होती है तो बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। अब खतरा ये हो गया कि सिद्धू मूसेवाला जो ना तो एक अच्छा एक्टर है, जो पुराने सिंगर थे वो सिद्धू को सिंगर भी नहीं मानते थे कि इसको म्यूज़िक की सेंस नहीं है, ये सिर्फ गाँव की शब्दावली इस्तेमाल करता है। लेकिन वो लोग भूल रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला एक ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स था। वो पंजाब के हालात को बहुत नज़दीक से देख चुका था। उसका जो एक मेन इशू जो उसके हर गाने में, आपने अगर उसके गाने सुने हो, हर गाने में उसका मेन इशू होता था ज़मीनों पे कब्ज़े का इशू। ये पंजाब में बहुत बड़ा इशू है। पंजाब का जितना बड़ा क्रिमिनल माफिया है वो ज़मीनों के कब्ज़े पे ही चल रहा है। करोड़ों की ज़मीन लाखों में खरीदी जाती है और उससे पुलिस के साथ मिलके, पॉलिटिशियन के साथ मिलके उसको कौड़ियों के भाव ज़मीन खरीद के करोड़ों के भाव में, सोने के भाव में बेचा जाता है। इस माफिया की गतिविधियों को सिद्धू मूसेवाला बहुत अच्छी तरह समझता था। अब फिल्म हिट हो गई और उसके साथ ही एक बात निकल के बाहर आई। किसने ये बात फैलाई किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद में मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा थोड़े दिनों में। वो पूरा किस्सा मैं उस एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। वो बात ये थी कि ये फिल्म हिट होने के बाद मूसा जट, सिद्धू ने एक अपने दोस्तों के साथ एक बात साझी की, कॉन्फिडेंस में अंदर के लोगों से अपने दिल की बात साझी की। सिद्धू ने कहा कि अब मैं खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करूँगा और वो फिल्म जो होगी वो इसी इशू पे होगी, कब्ज़ा का इशू। कब्ज़े के लिए ज़मीन पे, जायदाद पे कब्ज़ा करने के लिए क्या क्या हथकंडे कैसे कैसे अपनाए जाते हैं। और वो सब्जेक्ट ऐसा था, इसमें बहुत सी बातें हैं, आपको बताऊंगा एक दिन। ऐसी बातें हैं जिससे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक तबका बहुत डर गया और उसके साथ साथ पंजाबी सिंगर्स का एक बहुत बड़ा तबका
बहुत डर गया। और उसके साथ साथ कब्ज़ा का जो माफिया है उसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। और उस जो सरकारी माफिया है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास रुतबा है, उन लोगों ने, जो गैंगस्टर लोग, अंडरवर्ल्ड के लोग जो उनकी मदद करते थे, उनके अंदर एक खलबली मची कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धू मूसेवाला वाकया ही वो फिल्म बना के कुछ ऐसी बात करते जिससे हम सब के जो राज हैं, जो हमारा एक फसाद है, वो खुल के लोगों के सामने नहीं आ जाए, हमारा मखौटा कहीं उतर नहीं जाए और हमें बेनकाब करके सिद्धू कहीं पब्लिक के सामने हमें नंगा नहीं कर दे। ये एक बहुत बड़ा खतरा था और जायज़ खतरा था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवालों को मारा गया है उसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च हुआ है। मैंने शायद एक बार पहले भी कहा था कि करोड़ों रुपए खर्चा हुआ होगा हथियार इकट्ठे करने में, महीनों तक शार्प शूटर ढूंढने में, उनको सेफ हाउसेस में रखने के लिए, उसके लिए रैकी करने के लिए, उनका एस्केप रूट, एस्केप के बाद उनको महीनों तक छुपा के रखने के लिए, और उसके साथ साथ जो लोग वर्दी में हैं उनको इस केस को डाइल्यूट करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब एक गैंगस्टर हो, लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और हो, या कोई कैदरा से बैठा हो, जो दावे करते हैं कि हमने मारा। एक चंडीगढ़ के कुछ 24 सेक्टर का एक बंदा है, वो भी कहता है कि मैं उस गैंग में शामिल हूँ। ये सब बकवास है। वो पैसा इन लोगों के पास इतना नहीं होता कि अपनी जेब से पैसा खर्च के इतना खर्चा करके सिद्धू मूसेवाले को मरवाएं। ये पूरे का पूरा ऑपरेशन किसी ने फाइनेंस किया है, और वो फाइनेंस एक आदमी ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने मिल के किया है। और उन लोगों ने किया है जिनको सिद्धू मूसेवाला से खतरा था। अगर सिद्धू मूसेवाला की एक फिल्म और हिट हो जाती जो वो बनाने जा रहा था, तो बहुत से लोगों को घर में बैठना पड़ सकता था। सिद्धू मूसेवाले के कामयाब होने के बाद बहुत सारे सिंगर की दुकान बंद हो गई थी। उसके नज़दीक पहुंचना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। अगर आपको मालूम हो तो पिछले 2-3 साल में सिद्धू मूसेवाले ने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सालाना इनकम टैक्स भरा है। माइंड बॉगलिंग। बहुत बड़े बड़े लोग इतना टैक्स साल का नहीं भरते। इतना पैसा सिद्धू मूसेवाले ने अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाया होगा, जिसके ऊपर उसने इतना टैक्स भरा। और आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से उसको किसी न किसी चंगुल में फंसाने की चालें रची जा रही थी। उसकी एक बहुत बड़ी चाल, उसका खुलासा भी मैं आने वाले कुछ दिनों में करूँगा। तो आज के दिन एपिसोड को यही ख़त्म करते हैं कि सिद्धू मूसेवाले को मारने और मरवाने के लिए एक कॉटरी ने काम किया है, जिसमें प्राइवेट लोग, सरकारी लोग, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का मिला जुला हाथ है। अब देखने की बात ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस या हमारी कोई और सरकारी एजेंसी इसका खुलासा करती है या नहीं करती है। ये एक बड़ा सवाल है। आज का ये एपिसोड इसी सवाल के साथ
ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।